हम तो जिस वर्ण में पैदा हुए हैं, जिस धर्म में पैदा हुए हैं, वैदिक धर्म साफ साफ कहता है कि ब्राह्मण सर्वोपरि है। आप कोई ग्रंथ उठा के देखिए। फूले अंबेडकर पेरियार समर स्कूल शुरू करूं ताकि जो 10वीं पास जो बच्चे हैं बच्चियां हैं उनको 7 दिन एक एंटी कास्ट की ट्रेनिंग दी जाए कि जब वो कॉलेजों में जाएं वो सजग और तैयार रहें, दर्शन सोलंकी की तरह वो विक्टिम ना बने। एग्जैक्टली। वो जब जा रहे हैं तो अपने पूर्वजों का, अपने पुरखों का इतिहास समझ कर जाए कि जब जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस से बात करें। लेकिन शेड्यूल कास्ट को मानसिक रूप से जो डर बैठाया गया, उसका क्या उपाय किया जाए? हमको इंटरनेशनलाइज बनना होगा। नहीं, मेरे हिसाब से बहुजन समाज के लोगों ने हर तरफ देखना चाहिए। और आपको प्राउड होना चाहिए कि 75 साल हुए आज़ादी के, जब से हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है संवैधानिक तरीके से, और हमने सूरज एग्रे पाया है, तो पूरे देश को प्राउड होना चाहिए। ग्लोबली लीडर हैं, ग्लोबल पूरी दुनिया में लोग इनको सुनते हैं। सूरज, क्या कहेंगे कि किस तरह का ट्रेंड बढ़ा है? आप दूसरी बार शायद बुक फेयर में हैं, तो क्या वो समाज जिसको किताबों से दूर कर दिया गया था, क्या वो किताबों की तरफ बढ़ रहा है? सबसे पहले मैं बताऊं कि अगली बार मेरे बायो में ये भी लिखा जाएगा कि ये नेशनल दस्तक पर भी आए हैं। काफ़ी खुशी है। मेरे को एक्चुअली थोड़ा वायरल इन्फेक्शन है, तो माफ कीजिएगा आवाज़ के लिए आप थोड़ा सा आने आप भी बैठिए। मैं बैठ जाऊंगा। ऐसा नहीं, ये बैठिए आप। ऐसा कैसा, दोनों बैठ के करेंगे। मैं आप तो मुझे नेशनल दस्तक में इस कैमरे में कैद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने दूर से आए। देखिए, किताबों के बारे में कहा जाता है कि जिस चीज़ों से आपको दूर रखा जाता है आप उस चीज़ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। पढ़ाई, शिक्षा, किताबें ये बहुजन समाज से दूर की गई थी, उसी के लिए सहज है कि उसका आकर्षण ज़्यादा है। इसके लिए हमारा समाज आज भी, अगर यहाँ कास्ट सेंसस लिया जाए तो मेजॉरिटी बहुजन समाज ही है जो किताबों की बिक्री और किताबों की डीलरशिप में काफ़ी उत्सुकता से है। और आप ये 6 दिसंबर को देखते हैं, मतलब जो भी हमारे महानायकों के जो दिन होते हैं उस दिन बाहर एक तुमको 4-5 लोगों किताबों का ठेला मिल ही जाता है। मतलब मैंने बहुत कम रिसर्च करके आया हूँ, मैंने एकदम बिल्कुल काम नहीं किया। मुझे आप अपनी सारी किताबों की लिस्ट बता दीजिए। अभी देखिए 2 तो छपी हैं, हाँ। 3 पे काम चल रहा है। पहली किताब है कास्ट मैटर्स, उसकी अभी हिंदी में अनुवाद आ जाएगा मई जून तक। तब हम उसका बड़ा जलसा करेंगे। हम चाहते हैं कि हिंदी बेल्ट में इन विचारों को पहुंचाया जाए। दूसरी थी रेडिकल इन अम्बेडकर, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े के साथ हमने संपादित की, उसको भी अवार्ड वगैरह मिला है। कास्ट मैटर्स द हिंदू की लिस्ट में जो नॉन फिक्शन किताबें थी, 1 दशक की वन ऑफ द बेस्ट नॉन फिक्शन में उसका ये हुआ है। 3 किताबें हैं। एक साहब कांशीराम की किताब जो उनकी राइटिंग्स है, उनकी स्पीचेस है और उनके अलग अलग जगह उन्होंने विमर्श दी है, उसका एक रीडर बनाना चाह रहा हूँ मैं। और बाबा साहब की जीवनी भी है। और एक मेरा खुद का एक थीसिस है दलित और ब्लैक इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड पर। तो ऐसे यार बहुत किताबें। और अभी किसी ने मेरे को ये किया, तो मैं अभी काम कर रहा हूँ कि एक दलित सुपरमैन, एक नया कैरेक्टर बनाने वाला हूँ बच्चों की मैगजीन के लिए। ओके। ताकि जो कॉमिक्स होती है, ताकि फिर बच्चों में बचपन से हो, जहाँ जुर्म हुआ, जहाँ अन्याय हुआ, जहाँ किसी ने बदसलूकी की, तो सुपरमैन आएगा वहाँ पर और वहाँ पर संविधान रूपी मानव मूल्यों को वो लोगों को बताएगा कि इस तरह से करें। तो बच्चों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। सूरज कैसे देख रहे हैं? अब इतना लोग पढ़ने लगे हैं कि वो रामचरितमानस भी पढ़ रहे हैं और उनके खिलाफ जो लिखा गया है ना, उसको पब्लिक डिस्कोर्स में ला रहे हैं। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि जानबूझकर वैदिक व्यवस्था ने इसीलिए शूद्रो अछूत बनाया कि पढ़ाई लिखाई से दूर किया? अभी मैं अलबरूनी की एक किताब पढ़ रहा हूँ। 11वीं सदी में वैश्य समाज का भी जीव काट लिया जाता था। बिल्कुल। या कान में शीशे पकड़ लिया, मतलब ब्राह्मण के अलावा कोई पढ़ ही नहीं सकता। बिल्कुल। देखिए, मैं अभी बता रहा था, सुमित भाई थे, कि राजपूतों का भी इतिहास इस तरह से रह चुका है। उनको भी ज्ञान से वर्जित किया गया था और वो घमासान युद्ध हुआ। स्पेशली ये 16, हमारा जो इतिहास अभी हम देखते हैं ना, ये 16वीं शताब्दी से लिखा हुआ इतिहास है। उसके पहले का इतिहास बहुत कम जाना जाता है। जैसा मैं बता रहा था, जाट हो गए,
जाट पटेल मराठा गुर्जर ये सब बिल्कुल कुर्मी हो गए, इनका राज था यार, ये राज थे। नहीं, ये आज भी सिस्टम में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, जुडिशरी में नहीं है, मीडिया में नहीं है। क्योंकि एक टाइम का रूलिंग क्लास जो खुद कानून बनाता था, आज वो कानून के इसमें अवेलेबल ही नहीं है, उनके लोग ही नहीं है। ये जो कॉन्शियसनेस इन्होंने 1970 से जो शुरू किया, विशेषतः जो ब्राह्मणवादी संघवादी विचारों के लोगों ने, वो हमारे समाज के खासकर जो शूद्र अतिशूद्र लोग हैं उनको एक आफू की गोली दी गई। जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो SC ST के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, किसान जातियां, जाट गुर्जर पटेल ये और मराठा तक ये शूद्रों में आते हैं। नहीं बिल्कुल, शिवाजी बाज ऑल्सो, उनको भी तिलक नहीं किया बिल्कुल। देखिए बाबा साहब ने इसके ऊपर तो एक ऐसे भी लिखा है, महारों के ऊपर और मराठा के ऊपर। बाबा साहब बोलते हैं इनमें क्लीवेज है ही नहीं। ये जो जातियाँ जो बनी, ये खुद के वर्चस्व में बनाने वाली जातियाँ बनी। आज भी मराठा ये कास्ट की ओरिजिन जो है हमको। सूरज, एक नई बात मैं समझना चाहता हूँ आपसे, जो मैंने अनुभव किया है मैं वो भी बताऊँगा। अभी अगर आप बात करें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, तो ब्राह्मण्स के अनुपात में शेड्यूल कास्ट कम है, लेकिन ठाकुर, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर इनके रिस्पेक्टिव देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन वो अपनी लड़ाई हक अधिकार ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बिल्कुल उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि वो बहुत अवेयर हैं, लेकिन मानसिक रूप से जो कमजोरी है, जो हम मानसिक रूप से जो कमजोर हैं, हम बोल नहीं पाते, हम अपना एसर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो कैसे जाएगा? क्या वो हिंदुइज्म की वजह से टूट रहा है एसर्शन? क्योंकि आज एजुकेशनली हम देखें तो इस देश में ब्राह्मण्स के इक्वल रिप्रेजेंटेशन अगर कोई अभी संघर्ष कर रहा है तो वो शेड्यूल कास्ट बिल्कुल है। ये जो किसान जातियां हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोई, ये सब से खेल से एकदम बिल्कुल बाहर है। उनका कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बना है, लेकिन शेड्यूल कास्ट को मानसिक रूप से जो डर बैठाया गया, उसका क्या उपाय किया जाए? देखिए मेरे को लगता है बहुत अहम बात की आपने। विशेषतः हमारा जो OBC समाज है, OBC समाज के अंदर हमको नए आइकॉन्स बनाने होंगे। मेरा ये लक्ष्य है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, एक कुर्मी समाज की अपनी लड़की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD कर रही है। तो मेरे को हिसाब से मैं पहली OBC समाज की लड़की जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से PhD कर रही है जो मेरे को मिली है। ऐसे आइकॉन्स हमारे समाज में बिल्कुल ना के बराबर, और जो भी है उनको लोकलाइज कर दिया गया है। हमको इंटरनेशनलाइज बनना होगा। और जैसा ललय सिंह यादव हो गए, पेरियार का डिस्कोर्स लेके आए, कर्पूरी सिंह ठाकुर हो गए, हिंदी बेल्ट का जो पॉलिटिक्स है, नॉर्थ इंडिया ने साउथ इंडिया की तरफ देखना चाहिए। साउथ इंडिया की जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से स्कूलिंग हुई, कहाँ से हायर एजुकेशन लिया? और आप कैम्ब्रिज में, मैंने वो सुना है आपका वो लेक्चर कि 97% रिसोर्सेज पर 3% लोगों का कब्जा है और 3% रिसोर्सेज पर 97% लोग हैं। नहीं, ये देखिए, ये एक डेटा है पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आया था। एक्चुअली ब्राह्मण समाज जो है, नेशनल इनकम क्या 45% से ज़्यादा उनकी कमाई है, और ये माइनॉरिटी वर्ग है। तो लोग मुझे बार बार कहते हैं ब्राह्मणों को क्यों बोलते रहते हो? मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ, मैं डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ। जो डेटा कह रहा है, डेटा में जो इनइक्वालिटी, जाति प्रधान देश है, उसको बात करना पड़ेगा। पर और इसके अंदर अभी क्या हो रहा है कि जाति को लेकर जो एक समीक्षक दृष्टिकोण रहना चाहिए, वो लोगों में अभी नहीं हो रहा है। वो लोग अभी सोच रहे हैं कि जाति को एसिमुलेट कैसा किया जाए। ऐसा रामचरितमानस का एपिसोड अभी हम देख रहे हैं, शूद्रों को जिस तरह से वहाँ ताड़न का बोल रहा था, अब वो कह रहे हैं कि इसको निकालने के बजाय इसके मीनिंग बदल के इसको फिर हमको इनको अगवा किया जाए। मुझे लगता है आज भी हमारे समाज में SC ST OBC लोगों में एक धर्म को लेकर उनके मन में प्रति एक आदर है, पर ब्राह्मण धर्म को लेकर नहीं है। ये एक क्रिटिकल है, वहाँ कोई नहीं है। लेकिन वैदिक धर्म का मतलब ये ब्राह्मण का पैर पूजना पड़ेगा, पैर धो के। देखिए, जो गुरु नानक साहब थे, ही वाज फाइटिंग फॉर इक्वालिटी, नो रेस नो कास्ट। बराबर। पैगंबर साहब को शायद जाति पता ही नहीं होगी जब उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी दी है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। हाँ। गुरु नानक हो, रैदास हो, कबीर हो, ये सब इक्वाल, जो हम तो जिस वर्ण में पैदा हुए, जिस धर्म में पैदा हुए हैं, वैदिक धर्म साफ साफ कहता है कि ब्राह्मण सर्वोपरि है। आप कोई ग्रंथ उठा के देख लीजिए, बिल्कुल किसी भी ग्रंथ में, वैदिक ग्रंथ में हिंदू शब्द आया ही नहीं है। ये तो 1920 का शब्द है। तो सवाल है कि जो लोग उस धर्म को मानते हैं वो समझे। अगर कोई हिंदू वैदिक धर्म मानता है तो उसको शूद्र होना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं होऊंगा। मेरा सवाल थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आपकी कैसे स्कूलिंग हुई और आपके लाइफ स्टाइल को लेकर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और वो इंस्पायर होते हैं कि देखिए, मैं नांदेड़ से हूँ,
जो महाराष्ट्र में है, और एक सूखा इलाका है, 250 अति पिछड़े जिलों में से एक है। वहाँ पर एससी और एसटी समाज के ऊपर एट्रोसिटीज़ की संख्या में वो लीडिंग है, तो काफ़ी बैकवर्ड है। अगर किसी को कोई सीरियस कुछ हेल्थ को लेकर हुआ तो 5 घंटे जाना पड़ता है बड़े शहरों के लिए। हालांकि ये भी शहर है, जिला है, पर आप जान होंगे किस तरह का अनइक्वल है। तो बस वहीं से लॉ की पढ़ाई करके आगे पढ़ते रहे। अभी भी नांदेड़ से आपने लॉ ग्रेजुएशन किया, लॉ ग्रेजुएट हैं आप? लॉ। उसके बाद फिर बर्मिंघम यूके से एलएलएम किया मैंने, और फिर पीएचडी साउथ अफ्रीका से की। अभी दूसरी पीएचडी मैं ऑक्सफोर्ड से कर रहा हूँ। तो आप तो चाहते तो सेटल हो सकते थे, अमेरिका में ही रह जाते। आजकल तो रेस लगी है। नहीं, मेरे हिसाब से बहुजन समाज के लोगों ने हर तरफ देखना चाहिए। अमेरिका रहो या कोई और जगह रहो, जहाँ पर उनको मौका मिलेगा वो मौका लेकर वो आगे बढ़े। और जिम्मेवारी है, देखिए, पे बैक टू सोसाइटी के, इससे हम थोड़ा सा। नौकरी क्यों नहीं चुना आपने? आप किसी दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते थे। नहीं, मेरा प्लान थोड़ा बड़ा है। नौकरी गेस्ट लेक्चर करेंगे, परमानेंट जॉब नहीं करनी है। नहीं, वो भी देख लेंगे, क्योंकि यार स्टेबिलिटी लगेगी, नौकरी भी लगेगी कहीं ना कहीं लाइफ में। पर देखेंगे, अभी तो जो भारत में तो संभावना नहीं है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कोलंबिया में ही पढ़ाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर फिर वो कंप्लेन कर देंगे। ये नहीं तो वो बहाने से कर देंगे, ये हो गया, वो हो गया, इसने कुछ गलत बोल दिया। तो अभी ये व्यवस्था स्वतंत्र विचारों के लिए लेकर अभी तैयार नहीं है, पर यहाँ पर भी काम करने की ज़रूरत है। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक फूले अंबेडकर पेरियार समर स्कूल शुरू करूँ, ताकि जो 10वीं पास जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनको 7 दिन एक एंटी कास्ट की ट्रेनिंग दी जाए, कि जब वो कॉलेजों में जाएं वो सजग और तैयार रहे, दर्शन सोलंकी की तरह वो विक्टिम ना बने। एग्जैक्टली। वो जब जा रहे हैं तो अपने पूर्वजों का, अपने पुरखों का इतिहास समझ कर जाए, कि जब जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस से बात करें। देखिए, जो लोग अपने इतिहास को कॉन्फिडेंस से बताते हैं, हालांकि वो गलत भी हो, उनमें एक कॉन्फिडेंस होता है, उनमें एक जज्बा होता है। हमारे समाज के लिए वो जरिया उपलब्ध नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह से समर स्कूल रहे, जहाँ पर बच्चों को 4 दिन तक डिवोटेड ट्रेनिंग दी जाए। सूरज, फंडामेंटलिज्म बढ़ा है या फंडामेंटलिज्म के खिलाफ लड़ाई बढ़ी है? ये बहुत ही खतरनाक और ट्रिकी सवाल है। मुझे लगता है दोनों हुए हैं। ये ऑलरेडी था। देखिए, फंडामेंटलिज्म तुमको ना टीवी पर नहीं दिखाई देता है, तुमको गलियों में दिखाई देता है, तुमको चौराहे में दिखाई देता है। अब तो वो टीवी पे दिख रहा है। अभी तो वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अभी तो वो रास्ते वाले लोग ही टीवी के प्राइम टाइम है। वो तो अभी मैं देखना बंद, मतलब कभी देखता भी नहीं था, बट तुम ही लोगों को देखकर मैं अपडेट लेता हूँ। असर्शन रेशियो से, असर्शन स्पीड से आप सहमत हैं या कहीं कमी दिख रही है? अभी तक उतना नहीं हो रहा है। असर्शन जो हो रहा है ना, ये सेकंड हैंड हो रहा है, ओरिजिनल नहीं हो रहा है। सेकंड हैंड असर्शन क्या होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको स्वीकार कर लो, या खुद का अनुभव से जाकर असर्शन जो है अभी तक लोगों में नहीं हुआ है। एक स्थिति और पैदा की जा रही है जो बहुत खतरनाक है, जो फूले के दौर में था, जो कहा था विद्या बिन गति गई, मति बिन। तो अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, सरकारी स्कूलें बंद हो रही है, सरकारी कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, खासकर जो ऑपरेटिव सोसाइटी के लोग हैं उनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। हम लोग अब नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, जो हमारा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है। भारत का जो वो तबका जो इस देश में शोषक था, उसने अपने बच्चे को विदेश भेजना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे और क्या विकल्प है? प्राइवेटाइजेशन ये बहुत बड़ा धोखा है, संविधान के विरुद्ध किया हुआ बहुत बड़ा हमला है। हमारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे लोग रिजर्वेशन के इर्द गिर्द ही राजनीति करते हैं। रिजर्वेशन के बाहर वाली राजनीति भी हमको करनी होगी, क्योंकि रिजर्वेशन जो है ये हक है, हमको लेना चाहिए, बट ये फिर हमको सीमित रखता है। मुझे लगता है हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन, बाबा साहब का जो था स्टेट एंड माइनॉरिटीज, जो उनका संविधान था, ये पूरा ज़मीनों से लेकर इंडस्ट्रीज से लेकर, बाबा साहब कहते ये सरकार की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सरकार यानी तुम्हारी हमारी, इसका जो रेवेन्यू आएगा सरकार लोगों में बांट देगी। प्राइवेटाइजेशन में तो आपका कुछ सही नहीं, आप देखो हर जगह आपको। लेकिन यूरोप में एटलीस्ट प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन वहाँ हेल्थ, स्कूल, ये सब का गवर्नमेंट भी उतना ही क्लास 1 का प्रोवाइड करती है। कनाडा देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए,
भारत में एक जानबूझकर ये सब किया जा रहा है कि इनको एजुकेशन से दूर कर दो एक बार से दोबारा, ताकि ये इनका एसर्शन ही समाप्त हो जाए? नहीं, देखिए, प्राइवेटाइजेशन का जो मामला है, प्राइवेटाइजेशन हम समझते नहीं है, बहुत इजीली समझते कि किसी प्राइवेट एंटरप्राइज को दे दिया। नहीं, ये प्रोसेस है तुम्हारे हकों को दूर करने वाले। अपना संविधान जो है, संविधान एक सुरक्षा कवच है जो हमको शंभू कुमार सिंह या सूरज हेगड़े को भारत देश के अलावा कोई पर्याय नहीं है। ये अपने पुरखों का देश है। यहीं से हमारे पुरखों ने यहाँ पर इस ज़मीनों में से ढोया है। पशुपालक जातियाँ थी अनग, ये लोगों ने इस देश को बनाया है। तो इस देश के अंदर हमारा भविष्य जो है उसको ही ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। और जब ये डिप्रेशन में चले जाएगा, ये समाज फिर उग्रवादी विचारों की तरफ सोचने लगेगा, क्योंकि जहाँ दमन होता है वहाँ उग्र होता है। और जब ये उग्र होने लगेगा, सरकार को, स्टेट को एक मौका मिलेगा तुमको और दमन करने के लिए। तो ये लॉन्ग स्ट्रैटेजी है, इसको लॉन्ग स्ट्रेच में हमको देखना होगा। एक सवाल मेरे मन में जहन में उठता है कि हमारे बाप दादाओं ने सड़कें, आज भी सड़कें बनाते हैं हम, इमारतें बनाते हैं हम, रेल बिछाते, सारा काम हम करते हैं मेहनत का। लेकिन अब तो हमारे लोग रिजर्वेशन आया, पढ़ने लिखने का मौका मिला, हम वैज्ञानिक भी बन रहे हैं जी, साइंटिस्ट भी बन रहे हैं, आप जैसे स्कॉलर भी हैं। लेकिन वो तबका जिसको एजुकेशन से दूर रखा बिल्कुल गया, बिल्कुल, और जो मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, बिल्कुल नहीं, स्पोर्ट्स और कल्चर, इन पर जिनका ये ब्राह्मण समाज का कब्जा है, जो 3% आबादी है, बिल्कुल तो वो पॉलिटिकल इंसर्शन कैसे करेंगे? लोग डरते हैं, सूरज हेगड़े की तरह हिम्मत नहीं करते हैं, बार बार आपको बोलना पड़ेगा, इससे धमकियाँ भी मिलती है। ये क्षणिक है, ये बदलेगा या इट विल बी टेक टाइम? नहीं बदलेगा। देखिए, अभी हम जो है पड़ाव से जो है, हम काउंटर रेवोल्यूशन की पड़ाव से चल रहे हैं। अभी रेवोल्यूशन जो था संविधान से लाया था, हमारे महापुरुषों का जो काम था उस संवैधानिक दृष्टिकोण से हमको मिला। उसके बाद में जो काउंटर रेवोल्यूशन हुआ है, अभी ये उस फेज़ है, इसका जवाब वापस मिलेगा। हर फेज़ का होता है, चेंज होने वाला है। पर ये चेंज होने के लिए हमको हमारे समाज के अंदर के आइकॉन्स तैयार करने पड़ेंगे। अभी मेरा उधर लक्ष्य है। मैं SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के जितने भी युवा हैं, उनके अंदर उनके पैरासीटामोल बोलते हैं, हाँ, उनके जो ले लीजिए आप, हाँ। उनके अंदर का जो नया जो जज्बा है, वो नए आदर्श समाज में लाने के 21वीं शताब्दी के लिए, ऐसे 21वीं शताब्दी के आइकॉन्स की हमकी बहुत ज़रूरत है। गवर्नमेंट के पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं? एक तरफ दो चीज़ें दिख रही है मुझे, कई बार मैं कंफ्यूज होता हूँ। एक तरफ नरेंद्र मोदी को सोशल जस्टिस के बारे में ही पता है, ही टॉक्स अबाउट द रिप्रेजेंटेशन। हमने दलित राष्ट्रपति बनाया, ट्राइबल राष्ट्रपति बनाया, ट्राइबल वुमेन राष्ट्रपति बनाया, 27 OBC के मिनिस्टर्स दिए। और दूसरी तरफ RSS देखिए तो सारे इंस्टीट्यूशन को ख़त्म किया जा रहा है। सारे इंस्टीट्यूशन के जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वहाँ सवर्ण समाज में, खासकर ब्राह्मण समाज के लोग हैं। तो ये दोनों कंट्राडिक्शन है या ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर सचमुच टूट रहा है? नहीं यार, नहीं, कैसा टूट रहा है? 27 मिनिस्टर OBC को पूछो, कुछ अपने मन से कर सकते हैं क्या वो? उनके आज भी ऑफिसों में RSS के लोग फाइलों में बैठे हैं। आप खुलेआम कुछ नहीं, मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, मैं जानता हूँ, ये खुद खुलेआम कुछ नहीं करते थे। खुद एक मिनिस्टर थे। तो ऐसे तो सारे ममता हो, नवीन पटनायक हो, जितने सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी, आम आदमी पार्टी हो, वो कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार है। तो क्या हमारा विकल्प बहुजन पॉलिटिकल पार्टी ही हो सकता है? नहीं, वही हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है यार? तुम दूसरे की तरफ, दूसरे के गिरेबान में झांक कर देखोगे तो वो तो तुमको निचला ही देखेगा। आपको आपका एक स्वाधिकार का पक्ष होना चाहिए। बाबा साहब की बहुत अच्छी कल्पना थी जब उन्होंने रिपब्लिकन की कल्पना को रखा था। जो साउथ इंडिया में पेरियार रिवर, उनके साथ भी जो साथी थे, जस्टिस पार्टी की भूमिका जो थी, उनकी एक अपनी एक स्तर पर उन्होंने काम किया था। मुझे लगता है बहुजन विकल्प ये बहुजन पार्टी में ही है और तुम्हारी मुक्ति उसी में होगी। बाकी दूसरों में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर वही होता तो 75 साल में आप और हम इस तरह की बात नहीं करते जिस तरह की आज की हमारी बात हो रही है। यूथ एसर्शन को कैसे देख रहे हैं? डिजिटल, जैसे लोग कहते हैं कि अंग्रेज आए तो हमें फूले पेरियार अम्बेडकर मिले, क्योंकि उनके लिए स्कूल के दरवाजे खुले। मुगलों ने भी नहीं बनाए स्कूल, वहाँ भी नहीं खुले, अंग्रेज के बाद आए। बाबा साहेब संघर्ष, बाबा साहेब और आज का संघर्ष, 100 साल का संघर्ष हो चुका है, मुक नायक से लेकर आज तक। अंग्रेजों की वजह से सोशल मीडिया आया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर। क्या ये जो पॉलिटिकल, ये जो एसर्शन हो रहा है, पॉलिटिकल एसर्शन कहिए, सोशल एसर्शन कहिए, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन हम कुछ कर नहीं सकते थे, ठीक, तो क्या इससे कुछ उम्मीदें बन रही है कि हम एक कम्युनिकेशन भी हमारे पास आ गया, मोबाइल हो या
सोशल मीडिया हो, तो शायद इससे तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कुछ बढ़े। देखिए, इसके साथ हमको और विकल्प ढूंढने हो गया। अभी चैट जीटीपी आ रहा है, एआई जगत में आ रहे हैं, मेटावर्स में आ रहे हैं, तो जो तकनीकी दुनिया में नया हो रहा है वहाँ पर बहुजन समाज का व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था, मैंने आर्टिकल भी लिखा, अभी इंडियन एक्सप्रेस में कल आएगा, जो स्टार्टअप्स है इंडिया की, जो इंडिया की स्टार्टअप्स है, ये स्टार्टअप खुलती है 5 साल में बंद हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर इनोवेशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरा वेस्टर्न कॉपी करते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है, ओला का कॉपी उबर कर बिल्कुल, लेते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। अमेज़न का कॉपी फ्लिपकार्ट कर लेते हैं, एग्जैक्टली, innovative नहीं है। पेटीएम, पेपाल से हो जाता है, तो इनोवेटिव नहीं है। जैसा कांचेलिया ने कहा था व्हाई आई एम नॉट ए हिंदू में, कि मेहनत कर जातियाँ ही इनोवेशन कर सकती है, जो फ्री का खा रही है। जैसे भारत में वो बढ़ई जाति से हैं, ओबीसी, जिन्होंने पूरा टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को बदल दिया भारत, उनका नाम सैम पित्रोदा। या देखिए, सैम के बारे में भी बहुत लोगों ने गलतफहमियां फैला दी। नहीं, ही टोल्ड मी आई एम ओबीसी। आईटी क्षेत्र में जिसका अभी ओवरसीज कांग्रेस का काम भी देख रहे हैं, वो अलग इशू है। उनका जो डिस्कोर्स रह चुका है वो राजीव गांधी की पॉलिटिक्स तक सीमित रखा है। सैम पित्रोदा का सारे देश में उन्होंने ही एमटीएनएल बीएसएनएल खड़ा किया और टेलीकम्युनिकेशन की शुरुआत की, पर उसका क्रेडिट जो है किसी और को देकर सैम पित्रोदा को एक सेकेंडरी इस पर रखा गया। अब उनका अधिकार भी जो है, उनको फॉरेन के लोगों को इंडिया में कुछ महत्वपूर्ण उनको स्टेटस देना चाहिए था, वो भी उनको ऐसे बहुत हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं जो उसमें फंसे हैं। पर मुझे लगता है जब तक ये आपका जो कॉन्शियसनेस वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तब तक मुझे लगता है ये लोग एक्चुअली। एक सवाल है, आप पूरी दुनिया घूमते हैं, लोग कहते हैं कि ब्लैक्स के लिए व्हाइट ने लड़ाई लड़ी। दक्षिण अफ्रीका, पूरे अफ्रीका में आज एक भी व्हाइट शासक नहीं है। एक नेल्सन मंडेला ने पूरा हिस्ट्री बदल दिया। पूरे किसी भी ब्लैक कंट्री, मतलब किसी भी अफ्रीकन कंट्री में कोई व्हाइट न तो प्रधानमंत्री है न राष्ट्रपति है। राइट, वो तो यूरोप के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 2 वर्ल्ड वार देखी और वो ह्यूमन हुए, चर्चेज बंद हुए, फंडामेंटलिज्म खत्म हुआ, ह्यूमन हुए, विज्ञान की तरफ बढ़े। अमेरिका में कहा जाता है कि व्हाइट लोगों ने ब्लैक लोगों के लिए लड़ा। ब्लैक वहाँ अल्पसंख्यक है, लगभग 17% आबादी है। भारत का जो शोषक है, पहला यूनिक है भारत, जो जहाँ 3% 4% मैक्सिमम 10% आबादी और वो 70-80% लोगों को रूल करते हैं। बराबर। आप इसकी वजह क्या देखते हैं? ये कॉम्प्लेक्स सवाल है, इसका जवाब भी बहुत कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, क्योंकि सिंपल जवाब से फिर क्या हो जाएगा कि इसका जो मज़ा है, जो डेप्थ है, वो देखिए, सबसे पहली बात है कि डेमोग्राफी की जानकारी हमारे लोगों में नहीं है। संख्या के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है कि तुम्हारे जनसंख्या वाले लोग कितने, तुम्हारा प्रतिनिधित्व कितने। भावनाओं के आहत में आकर हमारे लोगों ने खुद का नुकसान करके लिया है। तो भावनाओं के साथ साथ अगर हम ये सोचते हैं कि मेरा हक जो है, मेरा हक प्रतिनिधित्व, मेरा हक कोई और नहीं मार रहा है, मेरा हक वही मार रहा है जो सालों से मारते आ रहा है, ये समझदारी बहुत कम लोगों में है। हमारे लोगों को लग रहा है मेरा हक कोई और मार रहा है, जो मार रहा है वो कमज़ोर वर्ग का मार रहा है। तो मुझे लगता है ये जानकारी समाज में जब तक एक कैडराइजिंग नहीं होगा, क्या जिन्होंने जाति बनाई है वो जातिवाद के खिलाफ कभी कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, वो कभी ह्यूमन हो पाएंगे, या वो अपने जो बेनिफिट है उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे? कभी तो वक्त आएगा, या नहीं आ सकता है? नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ऐसा नहीं है। तथा वो मजबूरी में छोड़ेंगे या बाई चॉइस? नहीं, उनको उनके ऊपर ध्यान देने की बजाय हम अपनी तरफ से अगर करते हैं तो वो अपने आप रास्ता निकल जाएगा। हमने हमारे प्रतिस्पर्धी पर इतना ज़्यादा फोकस कर दिया कि शायद कांशीराम साहब ने कहा था किसी तरह कि उसको बिना बुलाए वो हमारी मीटिंग में आके बैठते हैं विचारों से। तो हमको उनकी तरफ नहीं, हमारा कंसोलिडेशन किस तरह से होता है, बदलाव है, बदलाव में ये भी बदल होने हो सकता है, कोई इसमें कोई मुझे नहीं लगता दूर की बात है। देश के तमाम दुनिया भर के जो लोग आपको सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? आराम से पीजिए। मैं एक पैरासीटामोल है, मैं मंगवाता हूँ। हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि यार अपने पुरखों का जो इतिहास है वो जानो और पुरखों से प्यार करना सीखो। जब पुरखों से आप प्यार करते हो तो आपको दूसरी के घर में जाकर प्यार मांगने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके पुरखों ने आपको इतना कुछ दिया है। और उनके इतिहास में आपको एक सृजनशीलता दिखेगी, एक आत्मविश्वास दिखेगा, एक दृष्टि दिखेगी। उनमें रहो,
अपने दादा दादी, दादा परदादी इनके बारे में थोड़ा सा एक अभिमान रखो, ताकि उस अभिमान से आपके अंदर की एक चेतना निर्माण हो और आप अपने आप को एक स्वावलंबन के जीवन से कैसा जिया जाए उसका एक उदाहरण आपको आपके पूर्वजों के इतिहास में मिलेगा। एक पॉलिटिकल सवाल है बस आखिरी, अब ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा जी। बहन जी ने तो ट्रिमेंडस वर्क किया है कल्चरली, बहुत यूनिवर्सिटियाँ खोली हैं, वो तो कोई एक मुख्यमंत्री के तौर पे बेस्ट हैं। लालू जी अब चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। आज के दौर में स्टालिन हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, बहन जी अभी राजनीति में हैं, प्रकाश अम्बेडकर हैं, हेमंत सोरेन है, ये बहुजन पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे हैं। आपको किन में ज़्यादा संभावना है, पॉसिबिलिटी दिख रही है? नेशनल पॉलिटिक्स जिसकी हो उसी के अंदर, नीतीश कुमार ऑल्सो, जिसकी नेशनल पॉलिटिक्स है, जिसके 29 राज्यों में अपनी ब्रांचेस हो, उन्हीं से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मायावती इज द लास्ट ऑप्शन। अब देखो बाकी जो चुनाव आपने ऑप्शन दिए हैं हमारे बहुजन आइकॉन्स के, स्टालिन तमिलनाडु तक सीमित है, लालू यादव बिहार और छोड़ा झारखंड हो गया। नेशनल प्रेजेंस केवल बीएसपी का है, उसको हमको मजबूत करना होगा। बट ओबीसी भारत में जाति नहीं है। शेड्यूल कास्ट भी ओबीसी को वोट नहीं करता, कहता है मुसलमानों की पार्टी जब तक पॉलिटिकल अलायंस नहीं हो। तो क्या SC ST OBC माइनॉरिटी का जो अलायंस है, पॉलिटिकल अलायंस है, जिस पर मानवर खांसी राम साहब हों या सोनीलाल पटेल हों या जगदेव बाबू सब बात कर रहे थे, वो लगता है कि समाज उसकी तरफ बढ़ रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप बढ़े या ना बढ़े, समाज एकजुट हो रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, किसान जातियाँ, क्योंकि मैंने देखा कि रामचरितमानस पर इस बार ब्राह्मण समाज अकेले पड़ गया। उसके लिए लाठी उठाने वाला न राजपूत आया, न जाट आया, न गुर्जर आया, न पटेल आया। गर्दन काटने की धमकी उनको खुद ही देनी पड़ रही थी कि डॉक्टर चंद्रशेखर का गर्दन काटो या स्वामी प्रसाद मौर्य का गर्दन काटो या जो भी बोल रहा है, राजेंद्र पाल गौतम का गर्दन काटो। पहले था कि ये किसान जातियां को वो आगे बिल्कुल। तो क्या जनता जो है वो एक पॉलिटिकल अलायंस की तरफ बढ़ रही है? बिल्कुल। देखिए, और ये बहुत मैंने देखा कि अखिलेश ने भी इसके अंदर अभी बिल्कुल फूंक दिया है, क्योंकि वो भी शर्माते थे, शंकराचार्य के पैरों में बैठकर फोटो खिंचवाते थे। तेजस्वी ने इनिशिएट किया, मंत्री को नहीं हटाया। तेजस्वी ने तो बाकायदा, वो तो बहुजन आंदोलन के विचारों से काफ़ी प्रभावित है। उनके स्पीचेस में भी आप देखो कि एक रोमांचक स्पीचेस में उनके होती है, उनका विमर्श भी वैसा है, उनके एडवाइज़र भी है वैसे। हेमंत भाई तो अम्बेडकरवादी है, उनको खुद का पॉलिटिक्स उनका एक इंडिपेंडेंट रह चुका है। ये कंसोलिडेशन हो रहा है, बट मुझे लगता है इसको यूनिफाइंग फैक्टर कहीं ना कहीं होना चाहिए। नीतीश बाबू कर रहे हैं, उन्होंने भी कोशिश की उस स्तर तक, पर नेशनल लेवल तक कहाँ पहुँचाया जाए, इसके अगर हर देश में जहाँ बीजेपी कांग्रेस को सब रीजनल फोर्सेज ही हरा रहे हैं। हर राज्य में भले एक बड़ी पार्टी ना हो, लेकिन हर राज्य में बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल बीजेपी को नहीं हरा सकती। कहीं JDS हरा सकती है। प्रकाश अम्बेडकर का जो पॉलिटिकल अलायंस हो रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं आप, NCP शिवसेना और कांग्रेस के साथ? नहीं, ये बहुत, देखिए प्रकाश अम्बेडकर बहुत ही चिंतन करने वाले पॉलिटिशियन है। बहुत साल उन्होंने लोकसभा में बिताए हैं, दिल्ली के कॉरिडोर में ज़्यादा साल रह चुके हैं। उनकी प्लानिंग मुझे लगता है जैसा साहब कांचीराम की प्लानिंग थी, पहला इलेक्शन लड़ो, दूसरा इलेक्शन करो और तीसरा इलेक्शन में इस बार तो वो संसद में आएंगे, वो खुद भी आएंगे। मुझे लगता है बहुत बड़े एक पावर ब्रोकर बनेंगे। व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग? विल यू गो इन पॉलिटिक्स? नहीं, एडवाइस करेंगे। कोई पॉलिटिक्स में अगर उनको कोई नीति बनाने में एडवाइस हो या शासन कैसा चलाना चाहिए उसमें अगर उनको कोई एडवाइस हो। आपको उम्मीद थी कि आप इतने जल्दी एक्सेप्टेबल होंगे? आज पूरी दुनिया में आपको सुना जाता है। इसके बारे में सोचा ही नहीं था, जो था कि जैसा है वैसा चलने दो, सच्चाई से काम करो आगे। तो उसके साथ भी एक्सपेक्ट तो नहीं था इतना। मेरे साथ सूरज एगरे थे, बहुत सारे सवाल छूट भी गए होंगे।